हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने क्षितिज गद्य खंड का दूसरा पाठ आज शुरू करेंगे, जो कि है ल्हासा की ओर। तो ल्हासा की ओर ये पाठ के जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन, जो अपने इस पाठ के माध्यम से वो क्या हमें जानकारी दे रहे हैं। तो एक सार जो है हम अपने दिमाग में पहले रख लें, तब हम पाठ को आगे बढ़ाएं। तो ये जो संकलित अंश जो है राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, यानी कि जब राहुल सांकृत्यायन ने पहली तिब्बत की यात्रा की थी, और जो उन्होंने कब की थी, सन 1929 से 30 के बीच में, 1929 to 30 के बीच में उन्होंने ये तिब्बत यात्रा की थी, वो भी नेपाल के रास्ते से की थी। और उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। ये ध्यान रखने योग्य है कि उन्होंने उस समय जब ये यात्रा की थी नेपाल के रास्ते से 1929 और 30 के बीच में, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, और इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिकमंगे के छद्म वेश में की थी। भिकमंगे तो पता ही है, भिखारी के, छद्म यानी कृत्रिम, नकली। तो यानी वो भिकमंगे थोड़ी न थे, लेकिन उनको ये यात्रा एक भिकमंगे के वेश में करनी पड़ी, यानी कि भिकमंगे का वेश उन्हें बनाना पड़ा। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर, तो पाठ जो है हमारा विषय जो हमें समझ में आ गया कि ल्हासा क्या है, तिब्बत की राजधानी है। वहां की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। दुर्गम यानी बड़े कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बड़ी रोचक शैली में इस पाठ में किया है। और इस यात्रा वृतांत में से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी कि जब वे ल्हासा गए, यानी तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, तो ल्हासा की ओर इसलिए कहा गया है, ये एक यात्रा वृतांत है, यानी कि उन्होंने जो यात्रा की, उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयां वहां पर आई ल्हासा में, यानी तिब्बत में, और साथ ही साथ वहां की सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वहां का रहन सहन, वहां की संस्कृति, वहां की भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले हम यहाँ के जो है अपने इस पाठ के पात्र हैं उनसे आपका परिचय करा दे। तो इसमें जो पात्र है स्वयं पहले तो राहुल सांकृत्यायन यानी लेखक ही है, और दूसरे जो है इसमें सुमति, जिसके साथ वो यात्रा करते हैं। सुमति वहीं का रहने वाला है, इसलिए वहां पर वो सभी को जानता था सुमति, तो उनको आसानी हुई थोड़ी उसके साथ यात्रा करने में, क्योंकि वहां उसे सारी जगहों की पहचान थी, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कौन सी जगह कैसी है ना। और तीसरे वहां पे थे नमसे। ये तीन जो है यहाँ पर पात्र परिचय जो यहाँ पर है। और जो स्वयं राहुल सांकृत्यायन है वो कैसे है, घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति, यानी उन्हें घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा दृढ़ निश्चयी है, जो सोच लिया वो करके रहते हैं। तीसरा वो है साहसी, और यात्रा में अनेक कष्टों का सामना उनको करना पड़ता है, तो साहसी हम कह सकते हैं। साथ ही अध्ययनशील भी हम कहेंगे कि उन्हें एक तो पढ़ने की बड़ी इच्छा होती थी, तो वहां पर भी वो जब जाते हैं शेखर विहार में, जब वो रुकते हैं तो वहां पर वो कई किताबें जो रखी होती है उनको पढ़ने में वो इतना रम जाते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, वो नहीं खो जाते हैं। महापंडित अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और तिब्बती, चीनी, जापानी और रूसी आदि अनेक भाषाओं के वो ज्ञाता भी है। और साथ ही साथ उच्च कोटि के वो क्या है, साहित्यकार हम कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यात्राओं का सजीव चित्रण उन्होंने इस अपने पाठ में किया है। और दूसरा हमने कहा था सुमति, जो जिसके साथ वो घूमकर अपनी पूरी यात्रा करते हैं। तो सुमति कैसे स्वभाव का है, वैसे उसका वास्तविक नाम जो सुमति का है वो है लॉब्जंग शेख है। लॉब्जंग शेख उसका वास्तविक नाम है।
वो एक मंगोल भिक्षु है और स्थानीय स्तर पर वो बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति है, यानी कि सभी उसको जानते हैं सुमति को। और साथ ही साथ वो धार्मिक प्रवृत्ति का भी है और शांत व सरल स्वभाव का है और मिलनसार भी है, स्नेही भी है। स्नेही यानी प्यार करने वाला, प्यार भी करता है, बड़े प्यार से मिलता है सबसे। और नम से जो है वो भिक्षु है, वो भी बौद्ध भिक्षु है, विनम्र स्वभाव के हैं। भिक्षु हैं तो बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, भद्र पुरुष हैं, स्नेही हैं और साथ ही साथ वो शेखर विहार की खेती के मुखिया भी है। तो ये हमारे थे पात्र, जो 3 मैंने बताए, राहुल सांकृत्यायन, स्वयं लेखक, सुमति और तीसरे हमारे नम से। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और क्या क्या उन्हें मुश्किलें आई और क्या क्या उन्हें अच्छा भी लगा इस बात में। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। अब वो बता रहे हैं जहां से उन्होंने यात्रा की थी। हमने बताया था समय कौन सा, 1929 से 30 के बीच में। फरी क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये हम बात करें, फरी क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तब क्या था, नेपाल की नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यहाँ व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। व्यापारिक यहाँ से व्यापार होता था, सैनिक रास्ता भी था सैनिकों के लिए भी। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, क्योंकि सैनिक रास्ता था इसलिए वहां पर जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। अब जो बता रहे हैं उस समय वो कि अभी जो है वहां पे जो फौजी मकान वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अब दुर्ग के किसी भाग में यानी हमने कहा कि फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, वहां के किसी भाग में, क्योंकि अब वहां पर वो गिर चुके हैं, अब वहां पर वो फौजी चौकियां नहीं मतलब नहीं रहते हैं फौजी वहां पर, तो किसानों ने अपना बसेरा वहां पर बना लिया है, इसलिए वहां पर कुछ घर भी वहां पर दिखाई देते हैं, कुछ आबाद है। ऐसा ही परित्यक्त मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। अब ये लेखक बता रहा है कि ऐसा ही एक परित्यक्त किला था जहां पर हम लोग रुके और वहां पर हमने चाय पी। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी हैं। और वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती है। तो देखिए ये वहां की सामाजिक व्यवस्था होगी। जैसे वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी कि वहां जाति पाति नहीं थी, छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं था, औरतें पर्दा नहीं करती थी। और बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते थे, बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, मतलब कोई भी जा सकता है, चाहे वो अनजान व्यक्ति भी क्यों ना हो, आप घर के भीतर जा सकते हैं। और चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, मतलब बिल्कुल अननोन पर्सन हो, चाहे आपको वो जानते भी ना हो, नए हो, तो भी आप घर के अंदर जा सकते हैं बेझिझक। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय आप दे सकते हैं और वह आपके लिए उसे पका देगी और मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी कि खोटी में रख के आपको दे देगी। तो आज चलिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इसमें से अब कितने प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ और कल फिर उसके हल के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तो इसमें से देखिए प्रश्न बनता है कि वर्तमान में तिब्बत जाने वाले मार्ग का नाम क्या है।
आप चिंतन मनन करेंगे जो भी प्रश्न बोल रही हूँ। वर्तमान में तिब्बत जाने वाले मार्ग का नाम क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ कि व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था और लेखक किस रास्ते की बात कर रहा है। व्यापारिक ही नहीं, वो सैनिक रास्ता भी था, तो लेखक किस रास्ते की बात कर रहा है। तीसरा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, नेपाल तिब्बत मार्ग पर फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए थे, क्यों बने हुए थे वहां पर। लेखक और उसका मित्र चाय पीने के लिए कहाँ ठहरे थे। और अगला प्रश्न है, व्यापारी में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो ये 5 प्रश्न है। आप चिंतन मनन कीजिए, कल फिर प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो के साथ, प्रश्नों के हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।